ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई के हिसाब से चल रहे हैं, दैट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड एनालिसिस होगा बच्चों। एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर्स जो हैं आपके, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आता है आपके यूनिट नंबर 1 के अंडर में, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बेसिक से लेके टिल द एग्ज़ाम लेवल हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स का ये वीडियो है बच्चों, तो इसमें हम थोड़ा सा जल्दी में भी करेंगे, थोड़ा तेज़ी से चीज़ों को करेंगे, लेकिन आप इस सीरीज़ को पूरी देखें। आपका पूरा फिजिक्स का रिवीजन, या आप अगर फर्स्ट टाइम भी किसी कारणवश नहीं पढ़ पाएँ किसी रीज़न की वजह से, तो आपको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, तो उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट्स में हमने एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बताया, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। यस बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले 2 चैप्टर्स की हम इसमें डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है चार्ज, इसका मीनिंग होता है चार्ज। और जो दूसरा पार्ट है इसका, दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। तो हम इस चैप्टर में चार्ज को रेस्ट पे लेके पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैंड्स फॉर चार्ज एट रेस्ट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे बच्चों। बेसिकली चार्ज एट रेस्ट तो ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात हमारी जो है चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज चार्ज? पहली बात, चार्ज इज द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। यस बच्चों, फटाफट डेफिनेशन बताऊंगा, यू कैन नोट इट डाउन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो हम पढ़ रहे हैं इसका आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चार्ज आपका क्या होगा? चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। यस बच्चों, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, by virtue of which it will attract or repel the similar type of the body. What does it mean? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों कि अगर एक आप चार्ज की बात करते हैं तो जनरली चार्ज के 2 प्रकार होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ बच्चों, एक चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो आपका होगा नेगेटिव। तो एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जो दूसरे सिमिलर बॉडी को, मतलब दूसरे सिमिलर बॉडी का मतलब ये हो गया कि दूसरे चार्ज को अगर वो दूसरा चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। आप सबको मालूम ही होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, तो मतलब दूसरे पॉजिटिव चार्ज को वो दूर भगाएगा और नेगेटिव चार्ज को बच्चों वो अपने पास में बुलाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के बॉडी को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज इज द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल द सिमिलर टाइप ऑफ द बॉडी। यस बच्चों, 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जी हाँ बच्चों, तो उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द चार्ज। जनरली 2 टाइप्स के होते हैं चार्ज, आप सबको मालूम ही होगा। जैसा कि पहला आपको पता है पॉजिटिव, दूसरा पता है आपको नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जनरली बेटा आप समझो कि इन जनरल अगर मैं बात करूं तो एक कोई भी बॉडी हम ले लेते हैं। दुनिया में कोई भी बॉडी मित्रों आपकी एटम्स से मिलके बनी होती है, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है। हम केवल चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो हम इग्नोर करेंगे। बच्चों जनरली अगर आप टाइप्स ऑफ द चार्ज की बात करें तो 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होता है मित्रों नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है दोस्तों जिसमें हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, किससे? प्रोटॉन से। तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं बेसिकली। इसलिए हम लोग जब टाइप्स ऑफ द चार्ज पढ़ते हैं तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की चर्चा करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होंगी, तो उसको हम लोग नाम देंगे पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हम लोग क्या नाम देंगे? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होंगी। तो इसीलिए बोलते हैं इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। बेटा बेसिकली मैं सीधे पॉइंट की चीज़ें बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इट इज़ अ क्रैश कोर्स, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने कंटेंट की ज़रूरत होगी आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों ये तो हो गई हमारी चार्ज के बारे में। चार्ज को हम ओरिजिनेट कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? अगर आप बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बेसिकली 3-4 तरीके होते हैं, आपको मालूम ही होगा। एक होता है बच्चों
चार्ज बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शन से जो प्रोड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन से मतलब क्या होता है, जब हम दो बॉडीज को, एक बॉडी को ए और एक बॉडी बी को जब हम रब करते हैं आपस में बच्चों, दो न्यूट्रल बॉडीज। एक जनरल बात आप लोग ये भी ध्यान रखना बच्चों कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। जी हाँ, जब दो न्यूट्रल बॉडीज को हम रब करते हैं तो एक जगह इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में जाते हैं वहां नेगेटिव हो जाता है, और जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। पहला मेथड ये होता है। दूसरा मेथड होता है बच्चों कि आप एक वायर से दो चार्जेस को कनेक्ट कर दें, एक चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दें एक अनचार्ज बॉडी से, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा। यस बच्चों, तो होता है फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। ये इंडक्शन, सॉरी, एक होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है बेटा इंडक्शन, इंडक्शन, यस, और तीसरा होता है बच्चों कंडक्शन। तो हम तीन तरीके से जनरली चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की। यस गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम देखेंगे। यस बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहला चार्ज एडिटिविटी। चार्ज को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो पहला नेचर है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आप चार्ज को सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। क्या मतलब, चार्ज की यूनिट बच्चों कुलाम्ब होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हम ध्यान रख लेते हैं कि चार्ज की यूनिट कुलाम्ब होती है। जी हाँ बच्चों, सिंपली चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। वी कैन टेक द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द बॉडी। यस, जैसे कि मान लो आपके पास +5 कुलाम्ब है, यस, -2 कुलाम्ब है, दोनों को जोड़ के आंसर कितना आएगा +3, तो 3 कुलाम्ब विल बी। सिंपली जैसे मैथ्स में आप अलजेब्रा के हिसाब से जोड़ते हैं वैसे ही आप चार्जेस को जोड़ सकते हैं। लाइक अगर सॉरी यस बच्चों, एक -2 कुलाम्ब दूसरा भी -3 कुलाम्ब, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं बच्चों, तो -5 कुलाम्ब हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मैथ्स में आप जोड़ते हैं चार्जेस को वैसे ही आप चार्ज को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर कंजर्व्ड। यस बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2 कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। जी हाँ बच्चों, चार्ज हमारे कंजर्व होते हैं, मतलब चार्ज को आप ना प्रोड्यूस कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यस बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होते हैं। चार्ज जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो कंजर्व्ड होते हैं। लेट्स से हमने दो बॉडीज ले ली, बॉडी ए और बॉडी बी। मैं आपको समझाने के मकसद से बता रहा हूँ ये। जी हाँ बच्चों, वी हैव टेकन 2 बॉडीज। इसके पास मैंने बोल दिया 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। यस, और इसके पास बेटा मैंने बोल दिया 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। दोनों पहले न्यूट्रल नेचर के थे। आप ध्यान से देखें, ए और बी बॉडी दोनों न्यूट्रल नेचर थे, क्योंकि दोनों के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल थे। जी हाँ बच्चों, दोनों में। तो अगर आप जनरली बात करें, नेट इलेक्ट्रॉन कितने थे, 30 इलेक्ट्रॉन थे नेट और 30 प्रोटॉन थे नेट। यस गाइज, 30 इलेक्ट्रॉन थे और 30 प्रोटॉन थे। मान लीजिए हमने इनको रब कर दिया, वी हैव जस्ट रब्ड ईच अदर। जब इनको रब कर दिया बच्चों, तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। लेट से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहाँ हायर से लोअर की तरफ। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी बी टू ए। जब बच्चों ट्रांसफर हो गए, मेरी बात ध्यान से देखेंगे, इफ दे आर ट्रांसफर्ड, तो बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन दैट केस दिस बॉडी विल हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। ओके, एंड फर्स्ट बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बची। जी हाँ बच्चों, पहली बॉडी के पास 20 थे, 2 निकल गए, कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। यस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जस्ट अ सेकेंड, यस, इट विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। It will have 18 electrons and proton. The number of protons are same. Now we will see these figures. बच्चों जब आप हम इनको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, एंड इसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया बाय रबिंग ईच अदर। लेकिन अगर आप नेट देखें तो 12 + 18 12 + 18, नाउ इट इज़ 30 इलेक्ट्रॉन्स एंड 30 प्रोटॉन्स।
number of electrons, total number of electrons and total number of protons are conserved। यही कहना चाहता है, आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज आप बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। खैर बच्चों, ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज बेसिकली क्या होती है वो, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। यस बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर आप चर्चा करें तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज की डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या कहता है। आपने इसका एक फॉर्मूला बहुत फेमस पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यस, Q होता है टोटल चार्ज। यस बच्चों, Q होता है टोटल चार्ज, N होता है इंटीजर वैल्यू। यस, N इज द इंटीजर वैल्यू, एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज। आप सभी को नहीं मालूम तो पता कर लीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। N होता है इंटीजर। ये है क्वांटाइजेशन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसका मीनिंग क्या है मित्रों, वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। जैसे कि मान लो बच्चों, ये स्टेटमेंट, इस पर मैं बैक दोबारा लौट के आऊँगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल कहता है कोई भी चार्ज, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज का मतलब हो गया कोई भी चार्ज दुनिया में या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 50 इलेक्ट्रॉन, आई मीन एनी नंबर, मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये इसमें कोई 3 और 10 का और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, या 1000 इलेक्ट्रॉन या 1 लाख इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, ये बात ध्यान से समझिए, या 10 लाख इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। यस गाइज, दैट विल ऑलवेज मेड फ्रॉम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 1.2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2.25 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3.25 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4.25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब समझो, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शंस की बात अलग में है, लेकिन क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी चार्ज, अ गिवन चार्ज विल ऑलवेज बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब एक कोई भी चार्ज, n का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होता। प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब ये होता है कि ये हमेशा डेसिमल में नहीं हो सकता। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसका मतलब होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 10, 20, 50, 100, पूरा, मतलब n की वैल्यू डेसिमल्स में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। दैट विल ऑलवेज बी अ कंप्लीट नंबर। डेसिमल में होने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक चला गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, इसीलिए लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का प्रिंसिपल कहता है चार्ज बी ऑलवेज, अ गिवन चार्ज, अ टोटल चार्ज बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज, हमेशा सिंगल यूनिट का हमेशा मल्टीपल होगा। जी हाँ बच्चों, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज के बारे में हमने चर्चा कर ली। अभी मित्रों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अभी हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम भी होगा कि कूलाम्स लॉ क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कूलाम्स लॉ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, दैट इज कूलाम्स लॉ। मैं पूरी 12th क्लास की फिजिक्स बेटा सारी डेरिवेशन, सारी डेफिनेशन, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो आप लोग जरूर से जरूर कंटिन्यू रखें। यस गाइज, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब दो चार्जेस ले लिया। यस, लेट्स से वी हैव टेकन 2 चार्जेस, एक हमारा चार्ज ले लिया Q1, यस बच्चों, और एक हमारा चार्ज ले लिया Q2।
इनके बीच में डिस्टेंस हमने मान ली r है। यस गाइज, वी हैव कंसीडर्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस इज r। बच्चों देखो, दो चार्जेस अगर सेम नेचर के होंगे, मतलब ये पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिपेल कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। एंड इफ दिस इज नेगेटिव एंड अगेन दिस इज नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट नहीं रिपेल कर रहे होंगे, सॉरी, दीज आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। यस बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी बच्चों, दिस इज गोइंग टू रिपेल ईच अदर। या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर ऐसा होगा तो ये फिर से अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। तो सारी बातें ऐसी हैं बच्चों कि सेम नेचर के अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बेटा अट्रैक्ट कर रहा हो या रिपेल कर रहा हो, आई रिपीट, अट्रैक्ट कर रहा हो, अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट कर रहा हो मित्रों या फिर रिपेल कर रहा हो, ऐसा करने में कोई ना कोई फोर्स का रोल रहेगा पिक्चर में। यस, देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ सम फोर्स इज देयर। यस ऑफ कोर्स। तो कुलाम्स लॉ उन फोर्सेस के बारे में बताता है। क्या बताता है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से एक Q1 जो हमने पहले एग्जांपल में ले लिया, एक दूसरा चार्ज Q2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये उनके अट्रैक्शन और रिपल्सन उनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मतलब जितना ज्यादा दोनों का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। और मैग्नीट्यूड ऐसे इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पे कभी भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फोर्स हमेशा उन दोनों के प्रोडक्ट पे होता है। जैसे कि मान लो बच्चों, एक का मैग्नीट्यूड 4 ले लिया, इसका 2 ले लिया तो 8 आया। यस बच्चों, और अगर मैंने इसका ले लिया बच्चों, देखो ध्यान से, 3 और 3 तो 9 आया। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले केस में फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उनके जो फोर्स होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा बच्चों, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इफ वी आर गोइंग टू कंबाइन दीज फ्रॉम 1 and 2, force is proportional to Q1 Q2 by r square, Q1 Q2 by r square। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स का एक रूल है बच्चों, कांस्टेंट अगर आप हटाएंगे तो एक आपको प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू लगाते हैं हम लोग जनरली वो लगाते हैं k। यस, वी आर गोइंग टू टेक k एज द कांस्टेंट। यस, जस्ट अ सेकेंड, यस, वी आर गोइंग टू टेक k एज कांस्टेंट ओवर हेयर, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाएंगे, k यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। k यहाँ पे कांस्टेंट है मित्रों और इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, एप्सिलॉन नॉट इस सिंबल का नाम होता है और इसका नाम होता है परमिटिविटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम को। सर क्या मतलब है बच्चों, देखो अगर हमने दो चार्जेस ले लिए, लेट से Q1 और Q2, यस, हमने दो चार्जेस ले लिए, हम मान लेते हैं वी हैव टेकन 2 चार्जेस, वन इज Q1 अनदर वन इज Q2, उनके बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया r। पहले उनको फ्री स्पेस मतलब एयर में रखा, तो बच्चे उनके बीच में फोर्स लगेगा F1। और अगर हमने उन दोनों चार्जेस को सेम रखा, उनके बीच में डिस्टेंस को भी, यस गाइस जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, उन दोनों चार्जेस को हमने सेम रखा और उनके बीच में डिस्टेंस को भी सेम रखा, लेकिन उसको हमने किसी मीडियम में डाल दिया। यस बच्चों, वी हैव केप्ट दैट इन एनी मीडियम। मान लीजिए किसी मीडियम में हमने डाल दिया, उसको मीडियम हमने बदल दिया, तो बच्चों क्या फोर्स सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे यहाँ पे देखो Q1 बदला नहीं सर, बिल्कुल नहीं बदला, Q2 बदला नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। क्या बदल गया बच्चों? मीडियम बदलने से जो ये आपके एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, वो नॉट का मतलब होता है फ्री स्पेस। यस, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहाँ पे नॉट जनरली जब लगाते हैं हम, तो हम फ्री स्पेस के लिए ये 0 लगाते हैं, फ्री स्पेस के लिए। लेकिन अगर दूसरे मीडियम में जाएगा, इसकी परमिटिविटी हो जाएगी एप्सिलॉन m।
तो इसमें हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो Fm हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर विल बी द वैल्यू। क्या बदल गया? मीडियम बदल गया। इस कारणवश क्या बदल गया बच्चों? मीडियम के बदलने से फोर्स की मात्रा बदल गई। तो बच्चों यही बात यहाँ पे हो गई। एप्सिलॉन नॉट इज जनरली एयर के लिए जो हम लोग याद रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कितनी होती है? 10⁻⁻12 होती है मित्रों, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। दिस इज द बेसिक थिंग। तो बेटा कुलाम्स लॉ का हमने बेसिक चीज पढ़ा। कुलाम्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जस्ट डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग बच्चों डेली मैं आपको प्रॉपर वीडियोस दूंगा इसके ऊपर। 30 डेज का मेरा टारगेट है। 30 टू 40 डेज में हम पूरा फिजिक्स को एक बार क्रैश कोर्स। हेलो चैंपियंस, एक बार फिर से स्वागत है। कुलाम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे। कुलाम्स लॉ का बेसिकली हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि कुलाम्स लॉ एग्जैक्टली दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है। अगर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मित्रों Q1 Q2 चार्ज है, आर उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हम परमिटिविटी को बोलते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है। दिस इज नोन एज परमिटिविटी। जी हाँ, दिस इज नोन एज परमिटिविटी। ये क्या बताता है? ये बताता है किसी भी मीडियम के बारे, मतलब चार्जेस हमारे किस मीडियम में रखे हुए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। हम इन लेक्चर्स में बेटा फटाफट क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। सीबीएसई के लेवल पे जो भी एग्जाम्स में आते हैं वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो दिस इज़ द बेसिक कुलाम्स लॉ। बच्चों कुलाम्स लॉ पे हमने देखा। उसके अलावा इसके बाद जो दूसरा हमारा इसके कंटिन्यूएशन में है, एज पर एनसीईआरटी हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जी हाँ बच्चों, मतलब अगर दो से ज़्यादा, देखो बच्चों कुलाम्स लॉ ने क्या बोला, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी मान लो पॉजिटिव है, यस दिस इज Q1 दिस इज Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R, तो इनके बीच में हमारे पास फोर्स है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं हमारे पास अगर दो से ज़्यादा वहाँ पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट से 3 या 4 या 5 चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का कंसेप्ट लगाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं मित्रों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है बच्चों समझने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आप बेसिक समझ लीजिए फिलहाल के लिए। न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम क्रैश कोर्स की सिर्फ थ्योरी, सारी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। बच्चों क्या कहता है प्रिंसिपल? मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है एंड एक चार्ज Q4 है लेट्स से, और एक चार्ज हमारा Q0 है। इनके बीच में डिस्टेंस जो है हमारी R1 है, इसके बीच में डिस्टेंस R2 है, यहाँ डिस्टेंस R3 है, ये वाला डिस्टेंस R4 है। यस जस्ट अ सेकेंड। यस बच्चों, दिस डिस्टेंस इज R4, मतलब सारी डिस्टेंसेस दे रखी हैं, मतलब दो से ज़्यादा चार्जेस है। तो इंडिविजुअली बेटा हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम दो, जैसे मान लीजिए हमें Q0 के ऊपर हमें फोर्स बताना है, वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन Q0। फोर्स ऑन Q0 हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन Q0, अगर हमें Q0 पे फोर्स निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, हम Q0 का पहले Q1 से फोर्स निकालेंगे। यस, Q0 का हम लोग Q1 से फोर्स निकालेंगे और उसको हम लोग नाम देंगे F1। Q0 का हम Q2 से फोर्स निकालेंगे, हम उसको नाम देंगे F2। यस, Q0 का Q3 से निकालेंगे, उसका नाम हम देंगे F3। एंड सिमिलरली Q0 का Q4 से नाम फोर्स निकालेंगे, हम निकालेंगे F4। F1 F2 F3 F4 आर द फोर्स वेक्टर्स। बेटा वेक्टर की हमें डायरेक्शन यहाँ पे कंपलसरी है फोर्सेस के लिए। सबसे ज़रूरी बात बच्चे, जब हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, लेट्स से हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इसकी Q0 और Q1 की, तो हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा Q2 कहाँ है या Q3 कहाँ है या Q4 कहाँ है। तो बच्चों इस बात का हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि जब हम
फोर्सेस की बात करते हैं तो किन्हीं दो ही की बात करते हैं। यस बच्चों, जब हम F1 निकाल रहे होंगे तो बाकी फोर्सेस के प्रेजेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम F2 निकाल रहे होंगे तो बाकी फोर्सेस के प्रेजेंस से हमें कोई मतलब नहीं है मित्रों। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द गिवन चार्ज बाय द इंडिविजुअल फोर्स, बाय द इंडिविजुअल चार्ज, एग्जैक्टली बाय द इंडिविजुअल चार्ज एंड द फोर्स, नेट फोर्स जो होगा बच्चे उन सारी फोर्सेस का F1 F2 F3 F4, यहाँ पे चार ही हैं, इट मे बी अ प्रोबेबिलिटी वी हैव शुड हैव मोर देन 4 फोर्सेस, तो बेटा उन सभी फोर्सेस का हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, मतलब दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो जो उस चार्ज के ऊपर लग रही हैं। और एक ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है मित्रों, वो ज़रूरी बात क्या है, जब हम F1 फोर्स निकालेंगे तो केवल और केवल हमें मतलब होगा Q1 और Q0 और Q1 से। जब हमें F2 निकालना है तो हमें मतलब होगा दूसरी चार्ज का प्रेजेंस बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करेगा मित्रों। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप एनसीईआरटी में से इसका स्टेटमेंट ले सकते हैं। यस बच्चों, स्टेटमेंट ही नहीं, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो आप सबको पता ही है, हम लोग यहाँ पे कंसेप्चुअली हर चीज़ समझ के कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपको पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, सारी डेरिवेशंस हम इन्हीं लेक्चर्स में करेंगे बच्चों। तो आप क्विकली रिवाइज, अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा किसी कारणवश रह गया या रिवाइज करना चाहते हैं, आपने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है, तो आपके लिए बेस्ट लेक्चर है। यस बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली डेफिनेशन वाइज क्या कहता है, इट इज द रीजन मतलब इट इज द रीजन अराउंड अ गिवन चार्ज वेयर द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अनदर चार्ज। सिंपल सी बात है, मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बोला है बच्चों। उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अराउंड बच्चों, इसके अराउंड एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे दूसरा चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जी हाँ बच्चों, स्पेसिफिक एक प्लस क्यू चार्ज के अराउंड एक स्पेसिफिक जगह जहाँ अगर दूसरा चार्ज आप लाएंगे, उस रीजन में दूसरा चार्ज आप लाएंगे तो वो चार्ज क्यू कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस स्पेस, उस जगह को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन, स्पेस अराउंड, यस बच्चों, स्पेस अराउंड a given charge where electric force can be experienced by अनदर चार्ज, दूसरा चार्ज जो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मित्रों, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम तीन तरीके से समझाते हैं, समझते हैं एक्चुअली, अगर आप अच्छे लेवल पे पढ़ें तो। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस बच्चों, लेकिन एक दो तीन चीज़ें और ध्यान रखना है, इसका स्केलर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इसका स्केलर फॉर्म होता है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में ही आएगा। जी गाइस, यस, नेक्स्ट जो हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो तीन तरीके से हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गाइस। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे समझेंगे। यस बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट बाय एनी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, स्ट्रांगनेस, यस बच्चे, स्ट्रांग है या फिर वो कितनी वीक है, उस चीज को समझाने का जो तरीका होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए आपको पहले छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पर यूनिट चार्ज। यस बच्चों, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं, या फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जैसे कि मैं अभी समझाऊंगा आपको, फिलहाल ध्यान रखेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? फोर्स की यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम्ब होती है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कुलाम्ब। दूसरी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। आप ध्यान रखेंगे, आगे हम यूज़ भी करेंगे इसको कैसे आई। तो फिलहाल मैंने क्या बोली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांगनेस या वीकनेस बताती है, और ई होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कुलाम्ब इसकी यूनिट होती है मेरे प्यारे दोस्तों। एंड अब इसको समझते हैं कैसे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू है, उसके अराउंड हमें किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि आर डिस्टेंस पे है। जी हाँ बच्चों, एक पी पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि आर डिस्टेंस पे है उस बॉडी से। दोस्तों आर डिस्टेंस पे उस बॉडी से है, हमें पी पॉइंट पे निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ज रख देंगे। लेट्स से क्यू चार्ज रख दिया। ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको बाद में बता दी जाएगी, डोंट वरी, डायरेक्शन पे मैं दोबारा आऊँगा। पहले इसका मैथमेटिकल या इसकी जो स्केलर वैल्यू, जो इसका मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यस बच्चों, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस क्यू चार्ज के ऊपर इसके थ्रू फोर्स निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, इस क्यू चार्ज के ऊपर इसके थ्रू फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। जो फोर्स होगा बच्चों क्यू चार्ज पे, वो होगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। यस बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स, डायरेक्शन की बात अभी ना करें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ तो हम लोग क्या बात करेंगे? यस बच्चों, वी विल राइट लाइक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ई कितना हो जाएगा, फोर्स आपका है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू, क्यू से क्यू छमछम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बचेगी बच्चों? ये बचेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। यह आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस बच्चों, डायरेक्शन की बात पे मैं भी आऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, नेक्स्ट हमारा वही चीज़ होगी। फिलहाल मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कुलाम्ब और वोल्ट पर मीटर। मित्रों प्लस क्यू चार्ज है, हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यस, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, एक चार्ज रख दिया Q, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों। यस, तो मतलब ये हो गया, अगर मान लो एक Q1 चार्ज दे दिया, यस बच्चों, और हमें किसी P पॉइंट पे आर डिस्टेंस, पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है वो, उसके थ्रू या डी डिस्टेंस पे या कुछ भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप सिंपली लिखेंगे इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे, इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी मित्रों, दैट इज के क्यू वन क्यू एक मिनट, के क्यू वन बाई आर स्क्वायर। दिस इज द बेसिक थिंग। दूसरी ज़रूरी बात मित्रों ये है जो आपको समझनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारी वो बहुत ज़रूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन की बात है। डायरेक्शन की बात आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन की सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, आप ऐसे ध्यान रख लो, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है। यस, वी हैव टेकन अ प्लस क्यू चार्ज ओवर हियर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया। अगर एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ होती है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मीनिंग समझ लो। टेस्ट चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात, ये हमेशा +1 कुलाम लिया जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का 1 कुलाम। यस बच्चों, दूसरा सबसे मतलब एक तो प्रॉपर्टी हो गई पॉजिटिव होगा, दूसरा होगा +1 कुलाम। इसका काम क्या होता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। यस, इसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, टेस्ट चार्ज को। +1 कुलाम होता है और ये अपनी प्रेजेंस से किसी को अपने परेशान नहीं करेगा, मतलब इट विल नॉट affect any electric field due to its presence, मतलब ये किसी और को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेगा, अपनी प्रेजेंस से परेशान नहीं करेगा। मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, डायरेक्शन की बात कर रहा था बेटा। यस, आई एम जस्ट गोइंग टू कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन पार्ट। ध्यान से देखिए, अगर
मैं क्या बोल देता हूँ, मान लीजिए बेटा एक प्लस क्यू चार्ज है, यस वी हैव टेकन अ प्लस क्यू चार्ज, हमें इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है। देखो बच्चे, आप यहाँ क्यू नॉट चार्ज रख दो, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू नॉट चार्ज को कहाँ भेजेगा, दूर की तरफ भेजेगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है अवे। क्यों अवे होती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज को दूर भेजता है, जी हाँ बच्चों। और अगर मैं ले लूँ दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल एक नेगेटिव चार्ज का, यस गाइज वी आर टेकिंग माइनस क्यू चार्ज, और इस पी पॉइंट पे मैं देखूं तो क्या करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस क्यू के लिए टूवर्ड्स द चार्ज रहेगा। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी दैट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द चार्ज रहेगा। मतलब क्या बोला मैंने, मतलब ये दो छोटी सी बातें हो गई कि अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज होगा। दैट्स द सिंपल थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों। यस, ये सारा आपको लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ फाइल भी। जी हाँ बच्चों, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको शायद समझ में आ गई होगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बस ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होती है वो डिट्टो सेम एज इट इज सेम रहती है जैसे हमारी फोर्स के लिए रहती है। यस, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी देख लेते हैं हम हाथों हाथ क्या क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर द कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस दैट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। जी हाँ बच्चों, ये ऐसी लाइंस होती हैं। यस बच्चों, इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, दीज आर कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस, दीज आर curved imaginary lines, yes बच्चों, tangent to which will indicate, yes, tangent to which will indicate the direction of, yes बच्चे, direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों, दीज आर कर्व्ड इमेजनरी लाइंस। ये इमेजनरी लाइंस होती हैं पहली बात। यस बच्चों, जनरली ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। खैर वो बात की बात है, फिलहाल हम बात करेंगे कि ये कैसी लाइंस होती हैं। दीज आर कर्व्ड इमेजनरी लाइंस। अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे, यस बच्चों मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे है, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चाहिए एट दिस पॉइंट, तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें। एट दिस पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ डायरेक्शन ड्रॉ कर दें। तो जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मतलब इलेक्ट्रिक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं बता देता हूं बच्चों आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान रखना चाहें तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सभी को मालूम है कि अगर हम लोग मान लेते हैं वी आर गोइंग टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज बच्चों, यस वी आर गोइंग टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है ना, सिमिलरली बच्चों पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है। यस गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जस्ट अ सेकेंड, यस गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाती है, हमेशा की तरफ, हमेशा के लिए आउटवर्ड जाती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज आउटवर्ड टू पॉजिटिव चार्ज एंड
इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड जाती है। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दैट फिगर ऑल्सो। यस, अगर मैं ऐसे नेगेटिव चार्ज ले लूँ बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे उस पर इनवर्ड आएगी। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी? इनवर्ड आएगी टूवर्ड्स दैट पॉइंट। यस बच्चों, तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट, ये प्रॉपर्टी में भी आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी डेफिनेशन में बताया। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट will indicate direction of electric field intensity at that point। यस बच्चों, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट की बात करेंगे बच्चों तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, एज इज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। यस बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगी। यस, नहीं पता होगी तो पता कर लेंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always normal to the surface of conductor। यस बच्चों, मतलब क्या है सर? इसका मतलब बहुत साफ है मेरे प्यारे बच्चों। यस, आई एम गोइंग टू टेक लाइक दैट। यस, थोड़ा बड़ा मैं पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ। यस बच्चों, दिस इज़ योर पॉजिटिव चार्ज। देखो बच्चों, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दैट, यस, तो लाइन थोड़ा जूम मैनर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जानबूझ के आपको समझाने के लिए। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल रहेंगी, हमेशा इन सरफेस के सॉरी यस गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इन सरफेसेस की परपेंडिकुलर रहेंगी। मतलब अगर आप जूम करोगे इनको तो आप देखोगे कि ये वाला जो है इसके परपेंडिकुलर रहेगा, कभी भी ये किसी और एंगल से नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यस बच्चों, अगर जाएगा तो क्या होगा मैं आपको बताऊं। अगर कभी भी जाएगा तो प्रॉपर्टी ये फेल हो जाएगी, जो भी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, दैट इज़ गोइंग टू फेल दिस थिंग। तो आप ध्यान रखेंगे ये हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो बच्चे ये हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 3। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, जस्ट अ सेकेंड, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी क्वेश्चन आता है व्हाई। पहली बात तो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस बच्चों, अब अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है जनरली क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क व्हाई इट इज गोइंग टू हैपन। यस बच्चों, अगर आप ध्यान से समझें तो ऐसा होगा तो क्यों होगा बेटा? ध्यान समझिए। देखो बेटा, मान लेते हैं लेट अस से कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट पी। ओके, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे, यस, तो एक ही पॉइंट पे आप ध्यान से समझें तो दो टेंजेंट हो जाएगा, एक E1 और एक E2, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। दैट इज नॉट पॉसिबल। यस बच्चों, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं मेरे प्यारे मित्रों। जी हाँ, तो हमारी चारों सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ रही होंगी बेटा, आई होप। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव से जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करता है, नॉर्मल रहेंगी सरफेस पे, और अगर नॉर्मल नहीं रहेंगी तो हमारा ये प्रॉपर्टी ही गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। यस, दैट इज गोइंग टू फेल आवर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलेंगे। वी हैव डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 4, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 5। पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे बच्चों। पांचवी प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं
वो उनके बीच में जो सेपरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यस बच्चों, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझना है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स, यस, क्या रिप्रेजेंट? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सर कहना क्या चाहते हो बेटा, ध्यान से देखो। मान लो बच्चों, यस मैं इसको पिक्चर में रखता हूँ। मान लो बच्चों मैंने दो फिगर्स ड्रॉ करी, पहली फिगर यस एंड सेकेंड फिगर। ध्यान समझो, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आप ध्यान से देखो इनको, तो E1 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो गैप है वो ज़्यादा है और E2 के बीच में गैप कम है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज वीकर देन, यस बच्चों, जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की, देखो इनके बीच में गैप ज़्यादा तो वो वीक रहेगी, और गैप कम, इसकी लेंथ पे मत जाओ, बात यहाँ पे गैप की हो रही है। तो ऐसा बोलेंगे, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2। रीजन इसका, रीजन बड़ा ही साफ है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप जितना ज़्यादा होगा वो उतनी वीकर मानी जाएगी। यस बच्चों, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने आपको ये बेसिक बताया है बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर होगा, दैट वी विल डिस्कस फर्दर। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यस बच्चों, सारी डेरिवेशंस फटाफट करेंगे। यस, जो बच्चे मान लीजिए लेट को देख रहे हैं या किसी कारणवश, तो आप कंटिन्यूटी में देख लीजिए, और लास्ट में एक वीडियो आपको ऐसी भी मिल जाएगी जिसमें पूरा कनेक्टेड होगी। इंडिविजुअल देखना चाहता तो इंडिविजुअल देख सकते हैं टॉपिक वाइज, यस फटाफट वाली, या फिर एक कंबाइंड देखना चाहता हूँ तो कंबाइंड भी आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल की दोनों डेरिवेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आ सकती हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझें तो इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। यस बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है, जिसमें बच्चों क्या होता है, एक माइनस क्यू होता है। जी हाँ गाइज, वी आर गोइंग टू टेक माइनस क्यू, एक हम लेते हैं, और दूसरा एक होता है हमारा प्लस क्यू होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है वो 2a होता है। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। यस बच्चों, अब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम उसका निकालते हैं डायपोल मोमेंट। यस, डायपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप बात को समझें तो डायपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आप मैग्नीट्यूड की डायपोल मोमेंट की बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके मैग्नीट्यूड जो होता है डायपोल मोमेंट का वो होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। देखो बच्चों, अगर ये -10 कूलाम्ब है तो ये +10 कूलाम्ब होगा। यस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हम लोग मान के चलते हैं, और अरेंजमेंट एक स्मॉल अरेंजमेंट रखते हैं, दैट इज 2a। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें डायपोल मोमेंट की, तो उस डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2a। यस बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज q इंटू 2a, वेयर q इज द वैल्यू ऑफ ईदर चार्ज एंड 2a इज द सेपरेशन। 2a क्यों लेते हैं? क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। यस, दूसरी ज़रूरी बात बच्चों, दूसरी ज़रूरी बात है इसकी डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू, यस, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब -q टू +q होती है। यस, प्लस पॉजिटिव चार्ज +q होती है। जैसे बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो बच्चे हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, -q टू +q। यस गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। सबसे ज़रूरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप सबको पता होगा। इसमें दो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में हैं,
एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम पहले समझ लेते हैं कि डायपोल का एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या क्या होता है। यस बच्चों, लेट्स से मान लेते हैं ये हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है एंड एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। यस गाइस, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन है 2a। यस बच्चों, इसकी एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट ले लें, यस बच्चों, अगर हम एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लें, इसी की एक्सिस पे कोई पॉइंट हम कंसिडर कर लें, मान लीजिए p पॉइंट मान लेते हैं, तो दिस इज द एक्सियल पॉइंट। यस, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज एक्सियल पॉइंट। इस एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसी डायपोल के, उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। और जो बेटा सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर पॉइंट होता है, यस, दिस पॉइंट p या p डैश या जो भी बात मान लें, तो इस पॉइंट p डैश को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस पॉइंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। यस बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं इसको हम। और इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग बच्चों नाम देते हैं एक्सियल पॉइंट। यस बच्चों, दिस इज नोन एज एक्सियल पॉइंट। तो हम दोनों के लिए डेरिवेशन करेंगे बेटा, हमारे बोर्ड में सीबीएसई में और हर बोर्ड के एग्जाम में इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो हम एक्सियल पॉइंट के लिए भी डेरिवेशन करेंगे और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी डेरिवेशन करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? यस, द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। यस, हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू डेरिवेशन करेंगे बच्चों। इसके लिए बहुत बेसिक सी फंडा होता है। पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू कंसीडर, यस, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डेराइव। यस बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक्सियल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप मान के चलें दिस इज माइनस क्यू चार्ज, यस, एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, इनके पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन जो है आपका वो 2a है मित्रों। यस, 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स। अगर आप ध्यान से समझे तो हमें किसी इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट हमने मान लिया p, विच इज r डिस्टेंस, यस, विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे बच्चों। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, दिस इज नोन एज a पॉइंट, दिस इज नोन एज b पॉइंट। आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास में बुलाता है, क्योंकि टेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने टुवर्ड्स बुलाता है बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अवे भगाता है। तो अगर इस ए पॉइंट के लिए ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट पे देखें तो जो हमारी EA की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, वो उसकी डायरेक्शन EA की डायरेक्शन होगी बच्चों, ये वाली। यस, सिमिलरली अगर आप प्लस B के लिए देखें तो B की डायरेक्शन EB की डायरेक्शन ये होगी बच्चों। ये बात आप ध्यान से समझेंगे, विद डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। यस गाइस, वी आर गोइंग टू ड्रॉ विद डायरेक्शंस। तो EA और EB के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की बच्चों। यस, अगर आप मेरी बात ध्यान से समझें तो दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से लेके, यस गाइस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी कितनी? r। तो अगर आप ध्यान से समझें, यस बच्चों, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? दिस डिस्टेंस r प्लस ये वाली डिस्टेंस a। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? ये आपकी हो जाएगी r प्लस a। दिस डिस्टेंस विल बिकम r प्लस a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली, दिस डिस्टेंस इज r प्लस a, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डिस्टेंस। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? बच्चों ध्यान से देखो तो ये वाली डिस्टेंस आप पहले बता चुके हो r है, और दिस डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस आपकी a है। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो बाद वाली होगी, क्या ये r माइनस a होगी? बिल्कुल बच्चों। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज r माइनस a। तो आई विल राइट लाइक दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज r माइनस a। यस बच्चों, अब हम EA और EB की डायरेक्शन लिखेंगे, विद डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे। तो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, दैट इज EA। EA कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे EA को? 1 अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। यस बच्चों, तो 1/4πε0, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? Q है। A पॉइंट पे चार्ज कितना है? Q है।
डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। बाजू में डायरेक्शन लिख देंगे इसकी, क्या होगी डायरेक्शन, टूवर्ड्स क्या हो जाएगी, फ्रॉम दिस पॉइंट इज P मान लीजिए, तो टूवर्ड्स क्या हो जाएगी PA, डायरेक्शन क्या हो जाएगी PA हो जाएगी। सिमिलरली जो B पे चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस, यस बच्चों, दिस विल बिकम R माइनस, यस R माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा B के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस ए हो जाएगी, आपने ये देखो कैलकुलेट कर रखा है। और डायरेक्शन क्या होगी B से P की तरफ, क्या हो जाएगी डायरेक्शन टुवर्ड्स BP। ध्यान से देखा हमने, दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखा। अब बेटा आप ध्यान से कंपेयर करते हैं, अब मैथमेटिक्स है आगे, आप ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। EA और EB को अगर हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, यस EA और EB को अगर हम ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें रियलाइज होगा कि इसका जो EA है इसका डिनोमिनेटर है R प्लस ए और EB का डिनोमिनेटर है R माइनस ए। इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज डिनोमिनेटर्स, तो EA का डिनोमिनेटर है ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम, यस डिनोमिनेटर ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड कम, और EB का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों कम, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो वी कैन से दैट मेरे प्यारे बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ EB इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ EA। यस गाइस, क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ EA, वी कैन से दिस। यस बच्चों, जब हमने ये बात देखी कि EA का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों ज़्यादा नहीं है, कम है EB से, और अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो दोनों कैसे हैं, रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से EB के मैग्नीट्यूड में से EA को घटा देंगे तो हमें E नेट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो E नेट कैसे निकालते हैं, तो आप E नेट निकालेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, E नेट इज इक्वल टू EB माइनस EA। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम EB माइनस EA करेंगे। डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स बड़े वाला यहाँ पे कौन है, बड़े वाला यहाँ पे BP है, तो BP की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बाजू में डायरेक्शन हम लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जनरली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, सबके मैग्नीट्यूड हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से समझिए। EB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है बच्चों तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर, यस Q बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ जाएगा दोस्तों, दैट विल बिकम 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R प्लस ए का होल स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे। यस बच्चों, जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दैट विल बिकम A प्लस बी ए माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ब्रैकेट दोनों का ओपन करेंगे, दैट विल बिकम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, यस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4AR। वी आर गोइंग टू रीराइट इट अगेन इन द सिस्टमैटिक मैनर, दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों देखो ध्यान से देखो, इस 4A को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2A में। यस गाइस, वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक दिस 2 इंटू 2A, 4A को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2A। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट ओवर हेयर वंस अगेन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A इंटू 2 इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2A क्या होता है, दिस इज P, तो ये क्या हो जाएगा
1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नेट वैल्यू कितनी आ गई? ई नेट आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, यस, ई नेट जो आ गई वो आ गई 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा जो होता है, दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला, यस। लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग जनरली बच्चों क्या कंसिडर कर लेते हैं? जनरली वी विल कंसीडर, जनरली जो हम लोग मान के चलते हैं कि आर जो है वो बहुत बड़ा ए होता है ए से, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर कैन बी, तो आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा हो जाता है ए स्क्वायर से, इसलिए ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। जब ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगी? ई नेट का जो इक्वेशन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 1/4πε0 2pr अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा, यस। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³, यस बच्चों, दिस विल बिकम 2p/r³। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से समझे, मैं प्रीवियस पे चलूँ तो ईवी की डायरेक्शन की तरफ होगा, मतलब टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? बीपी, यस, क्योंकि पास में ये है तो टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? बीपी हो जाएगा, यस बच्चों। तो टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? बीपी, मतलब अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ ओवर हेयर वंस अगेन, आई एम जस्ट गोइंग टू कंसीडर this is minus q, yes guys, this is plus q, this is center point, this is point p, this is a, this is b, this is eb and this is ea। तो आपको क्या पता लग गया कि eb की डायरेक्शन, eb का मैग्नीट्यूड ea से ज़्यादा है, यस, eb का मैग्नीट्यूड ea से ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो ईबी की डायरेक्शन में आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और आप ध्यान से समझें तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पी और ई अगर एक्सियल पॉइंट पे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि एट एक्सियल पॉइंट, यस गाइज, एट एक्सियल पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है और P की डायरेक्शन भी इधर है, तो एंगल बिटवीन E एंड P विल बी 0 डिग्री, यस। एक्सियल पॉइंट एंगल बिटवीन E एंड P विल बी 0 डिग्री। जी हाँ बच्चों, क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यस गाइज। हम चलेंगे अब नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पे हम कैसे डिराइव करेंगे? आई होप आपको ये एक्सियल वाली समझ में आ गई होगी। हम दोनों डेरिवेशन कवर करेंगे, दैट इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नेक्स्ट इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हाँ जी बच्चों, हम डेरिवेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एज पर प्रीवियस डिस्कशन आपको मालूम है इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। दिस इज माइनस क्यू मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज प्लस क्यू, यस गाइज, एंड वी हैव टू टेक अ पॉइंट पी एट द एक्सिस, यस। एक एक्सियल पॉइंट है जहाँ पे हम पी पॉइंट, यस, एक्सिस पे जो ले, एक्सिस नहीं इक्वेटर पे ले रहे हैं उसके, तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा अगर ये वाली डिस्टेंस a है, ये वाली डिस्टेंस भी a है, ये वाली डिस्टेंस हम r मान लेंगे, यस, दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बी r इन दिस केस। दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट। इफ आई एम गोइंग टू से कि बच्चों इसके थ्रू भी हमें a के थ्रू भी निकालनी है और b के थ्रू भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, यस, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ होगी, यस। एंड अगर आप ध्यान से समझें तो ई बी की डायरेक्शन मेरे प्यारे मित्रों इस डायरेक्शन में होगी। ई ए इज अलोंग दिस डायरेक्शन, आप देख पा रहे हैं कि ई ए आपकी होगी इस डायरेक्शन में एंड ई बी आपकी होगी इस डायरेक्शन में।
यस गाइस, दैट विल बिकम ई बी, और ये की डायरेक्शन आपको बता दी गई। बच्चों अगर आप ध्यान से समझें मेरी बात को, तो लेट्स से दिस एंगल, यस जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज एक्स, ऑब्वियसली एक्स जो होगी वो होगी अंडर रूट, दिस इज आर, दिस इज ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। तो ई ए और ई बी को हम लोग जनरली अगर कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, अगर ई ए और ई बी को कंसिडर कर रहे हैं तो जनरली अगर आप एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, तो ये अगर थीटा है आपका तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब चलो ई और ई बी का मैग्नीट्यूड देखते हैं। देखो बच्चों, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी x हो जाएगी। ई और ई बी के लिए जो डिस्टेंस है इस पी पॉइंट की, दैट इज सेम, तो हम पहले ई ए निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए। तो ई ए किसके बराबर होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0, यस बच्चों, 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? टूवर्ड्स पी ए, टूवर्ड्स पी ए हो जाएगी। यस, क्यू बाई एक्स स्क्वायर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दैट विल बी टूवर्ड्स पी ए हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ई बी की बात करें तो ई बी के लिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। यस, तो डायरेक्शन हमने पड़ोस में लिख दी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी जो होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन बच्चे क्या होगी इसकी? टूवर्ड्स बी पी। टूवर्ड्स क्या होगी? टूवर्ड्स बी पी। यस, डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स बी पी। ध्यान से समझें, तो डायरेक्शन को इग्नोर कर दें अगर, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है मेरे प्यारे दोस्तों। यस, वी कैन राइट लाइक कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी। हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए और ई बी को हम ई मान लेते हैं, लेट से कुछ भी ऐसे ही मान लिया, मैग्नीट्यूड को ई मान लिया। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा। यस, ई नेट मैं इसका नाम देता हूँ, या आप चाहें तो आर भी ले सकते हैं। बच्चे अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच में से जाएगा, और ये एंगल आप ज्योमेट्री से अगर ये थीटा है, दिस इज थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। यस, आप देख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों। यस सॉरी, ये वाला एंगल थीटा होगा, ऊपर वाला एंगल थीटा होगा, ऊपर वाला एंगल थीटा होगा अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लगाते हैं तो बेसिकली ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट बीचों बीच का मतलब क्या? दोनों एंगल इक्वल। यस, तो यहाँ पे अगर मैं इसका दूसरा फिगर ड्रॉ करूँ तो हमारा ई बी ए किधर जा रहा है? ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एंड ई ए कहीं यहाँ जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और हमारा ई नेट कहीं बीच में निकल के यहाँ आ रहा है। यस, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। हमें बच्चों ई नेट निकालना है। हमें ये भी पता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी ई है और इसका मैग्नीट्यूड भी ई है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यस, पहले क्या करते हैं, हम इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, इस वाले ई के इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा एक ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा बच्चों? दैट विल बी ई साइन थीटा। यस, दैट विल बी ई साइन थीटा। जस्ट अ सेकेंड, दैट विल बी ई साइन थीटा। यस गाइज, हाँ जी। सिमिलरली इस ई के दो कंपोनेंट्स करोगे आप तो ये हो जाएगा कितना? ई कॉस थीटा, एंड अगेन दिस विल बिकम ई साइन थीटा। देखो बच्चों, ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर। तो ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट, ई साइन थीटा component is going to will cancel its opposite sides। तो ई नेट की डायरेक्शन में क्या आएगा? ई कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा, यस, और ई कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा,
तो जनरली अगर आप ई नेट की बात करें बच्चों, तो ई नेट जो हम लिखेंगे, ई नेट, यस, ई नेट जो आएगा वो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब दिस विल बिकम 2e कॉस थीटा। सर ये ई क्या है बच्चों? ई आप ईदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दैट इज 1/4πε0 q/x²। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें इस ट्रायंगल से, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज a/x, a/x, x की वैल्यू √r² प्लस a² है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सबकी। 2e, यस, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हेयर, ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू ई, ई कितना है 1/4πε0 q/x²। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यस, इफ आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हेयर दैट इज a/x, क्या हो जाएगा a/x, यस गाइज, a/x। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसको लिखेंगे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली। यस बच्चों, सब इस पूरी जो हमने पढ़ाई की है बेटा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, ई नेट विल बिकम, यस जस्ट हाँ जी, ई नेट हो जाएगा 1/4πε0 q ये देखो 2a, q इंटू 2a अपॉन में x³ q इंटू 2a होता है p, तो आई एम गोइंग टू राइट लाइक 1/4πε0 p/x³। यार p क्या है वो तो ठीक है, डायपोल मोमेंट है सर। यस, ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी वो भी अभी देख लेंगे। ई नेट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम बी टू ए। आप अगर फिगर में देखें तो ये अपोजिट साइड है, इस साइड मेन फिगर में अगर जाएं तो ये इस साइड है, ये डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ है। यस, हम इसको यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में, फिलहाल x की वैल्यू पुट करते हैं। यस, दिस विल बिकम 1/4πε0 p/x³ का हो गया √r² प्लस a² का क्यूब। बेटा किसी का रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो आई विल राइट लाइक 1/4πε0 p/r² प्लस a² की पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन आपको अभी समझा ही दिया मैंने, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अगर आप वेक्टर फ्रॉम बी टू ए या बी ए बोल दो आप, ये सही रहेगा। यस गाइज, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों इफ एक कंडीशन स्पेशल केस लेते हैं, इफ क्या है वो स्पेशल केस, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन a², तो a² कैन बी, यस, a² कैन बी नेग्लेक्टेड। आप a² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ई नेट जिसको आप बोल रहे थे, वो क्या हो जाएगी 1/4πε0, यस 1/4πε0 p/r², यस आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट ओवर हेयर, p/r² की पावर 3/2, 2 से 2 चमचम हो गया बच्चों। यस, तो क्या कंडीशन बन गई, 1/4πε0 p/r³। तो E इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया दोस्तों, 1/4πε0 p/r³। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। डायरेक्शन हो जाएगी बी टू ए, डायरेक्शन क्या होगी, बी ए आप लिख सकते हैं, बी टू ए। गाइज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से समझें तो दिस इज नेगेटिव क्यू, दिस इज पॉजिटिव क्यू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, तो एंगल बिटवीन, अगर मैं लिखूं यहाँ पे एंगल बिटवीन P एंड E विल बी 180 डिग्री। जी हाँ बच्चों, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हमारा एक्सियल और इक्वेटोरियल पे आ गया। एक ज़रूरी बात ये भी है, आपने एक्सियल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी तो आया 1/4πε0 2p/r³, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और इक्वेटोरियल पे आपने लिखी, यस यू हैव, व्हेन यू हैव रिटन एट
इक्वेटोरियल पॉइंट, यस इक्वेटोरियल पॉइंट तो है 1/4πε0 p/r³ मतलब एक्सियल अपॉन एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल इज 2:1। चलिए दोस्तों ये रखना है सिर्फ। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मतलब एनी पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे। लेट्स से हमने एक डायपोल कंसिडर कर लिया है, वी हैव टेकन अ -q चार्ज, यस, एंड अनदर वन इज +q चार्ज, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो 2a है। कोई एक जनरल पॉइंट अगर हम मान लेते हैं, लेट्स से p इज़ द जनरल पॉइंट, यस बच्चों p इज़ द जनरल पॉइंट, और हमें इस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। द एंगल मेड विद द सेंटर, एंगल जो सेंटर के साथ बनाएगा वो थीटा एंगल होगा बच्चों। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, यस, कि इसके लिए जनरल फॉर्मूला बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप फॉर्मूला देखिए बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा E = 1/4πε0 p/r³ √3 cos² θ +1। अगर आप ध्यान से समझें तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, बाकी एक्सियल और इक्वेटोरियल इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आई विल एक्सप्लेन। देखिए बच्चों, अगर आप इन जनरल अगर आप एक एक्सियल पॉइंट ले लें तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। और अगर आप एक इक्वेटोरियल पॉइंट ले लें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो चलो हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि क्या सही है या गलत है। यस बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे थीटा हमारा 0 डिग्री होगा और कॉस 0 जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है 1। तो यहाँ पे अगर मैं cos 0 की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो E एट एक्सियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 p/, यस दिस इज r³ p/r³ √3 cos² थीटा, मतलब 3 cos 0 3 हो जाएगा, +1 4 हो जाएगा। तो 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगी 1/4πε0 2p/r³। क्या हो जाएगी, 2p/r³ हो जाएगी, जो हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर इसी फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, इक्वेटोरियल। देखिए cos 90 क्या हो जाएगा, 0। और अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी दोस्तों, यस, अगर ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी मित्रों तो cos 0 1 हो जाएगा, p/r³ आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगी, 1/4πε0 p/r³। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन, यस बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसकी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। यस बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसा आप लिखिए, हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब लेट्स से हम मान लेते हैं मित्रों, यस वी आर गोइंग टू कंसीडर कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट्स से वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, यस बच्चों, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो E है, डायरेक्शन आपको ड्रॉ कर दी गई यहाँ पे। इसके अंदर एक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, मान लो -q एंड +q इज द इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा। मेरी बात ध्यान समझिए बच्चों, तो देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा।
माइनस क्यू के ऊपर फोर्स किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव साइन के ऊपर लगेगा। यस, तो क्यू के ऊपर अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं ए और बी, तो फोर्स ऑन ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी एंड फोर्स ऑन बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यस, अगर आप जनरली बात करें तो बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्जेस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इधर की तरफ हमारा फोर्स लगेगा एफ ए, हम लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्यू ई हो जाएगा फोर्स एंड अपोजिट टू ई, अपोजिट टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसकी एफ बी की बात करूं, तो एफ बी पे कहाँ की तरफ लगेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बच्चों, तो अगर मैं एफ बी की बात करता हूं तो फोर्स ऑन बी, एफ बी विल बी क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर मैं नेट फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स बात करूं इस आपके इस डायपोल के ऊपर, इस डायपोल के ऊपर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, यस, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, यस, ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर नेट ट्रांसलेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर एक प्लस क्यू ई लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, और नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आपका 0 आ जाएगा उसके ऊपर। लेकिन बच्चों यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, देखिए मेरी बात ध्यान समझिए। नेट, ये मतलब नेट ट्रांसलेशनल का 0 का मतलब हो गया कि ये वाली बॉडी ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। मूवमेंट मतलब आगे पीछे तो मूव नहीं करेगी, ठीक है। नेट ट्रांसलेशनल फोर्स इज 0, इट मीन्स इट विल नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन। यस बच्चों, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये एफ ए और एफ बी विल फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ ए and FB are equal and opposite, so they will form couple of force। क्या बनाएंगे बच्चों, वो couple of force बनाएंगे। yes, FA and FB will form couple of force। जब couple of force बनाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, उस समय वहां पे लगेगा सो टॉर्क विल बी देयर। आपको पता ही है कि अगर कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे टॉर्क लगती है। यस, सो टॉर्क विल बी देयर। यस, तो हम बात करेंगे फिर से वही कंडीशन कि हमारे पास एक डायपोल, उस पर एक क्यू ई फोर्स इधर हो गया और दूसरा क्यू ई फोर्स इधर हो गया। यस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ है। यस गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा। यस, तो बेटा टॉर्क क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर इन जनरली अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं, यस गाइज, दिस इज, देखिए दिस इज व्हाट, अगर आप ध्यान से समझें तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इन जनरल दिस इज 2a, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज 2a, दिस एंगल इज थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC। ट्रायंगल अगर आप ABC को ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ध्यान से देखें तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन AB के बराबर हो जाएगा। दिस इज AC बाई AB। तो AC आपका किसके बराबर हो जाएगा, AB साइन थीटा, और AB आपका किसके बराबर है, AB इज 2a, AB इज 2a साइन थीटा हो जाएगा। तो AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। तो जब हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स बेटा कौन सा लिखेंगे, देखो फोर्स हमेशा हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस लिखते हैं, तो दोनों के ऊपर फोर्स जो है वो सेम है, दैट इज QE इसके ऊपर भी है और QE इसके ऊपर भी है। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, दैट इज QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 2a साइन थीटा। तो Q इंटू 2a होता है P, तो टॉर्क आ जाएगा PE साइन थीटा।
यस बच्चों, टॉक कितना हो जाएगा, टॉक आपका हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं पी क्रॉस ई। क्या लिखते हैं दोस्तों इसको, पी क्रॉस ई। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बच्चों एक ज़रूरी बात, अगर इफ थीटा इज ज़ीरो, इफ थीटा इज ज़ीरो देन साइन ज़ीरो विल बी 0 डिग्री। यस, तो टॉर्क आपका हो जाएगा मिनिमम, दैट इज टॉर्क 0 हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मिनिमम टॉर्क। एंड अगर हमारा थीटा 90 डिग्री रहेगा बच्चों, तो उस कंडीशन में साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क हमारा हो जाएगा पी ई, दैट इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंडीशन हो जाएगी हमारी मैक्सिमम की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में ये सारी चीज़ें हमने देखी, दोनों डेरिवेशन देख ली एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बच्चों, हेलो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड एवरीथिंग। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज बच्चों। तो हमारे टॉपिक का नाम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम बच्चों बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, तो सही बच्चे लोग ध्यान से सुने। पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या मतलब होता है और कैसे गॉस थ्योरम में इसका यूज़ होता है, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे। यस बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ यस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। यस बच्चों, यहाँ पे वर्ड है क्रॉसिंग, का मतलब परपेंडिकुलरली पास करना। यस, क्रॉसिंग द सरफेस will be electric flux of that surface. yes बच्चों, electric flux of that surface मतलब क्या है बच्चों, कि किसी भी सरफेस को जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वो उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। यस, जैसे मान लो बेटा हमने दो सरफेसेस ले लिए, सरफेस ए और दूसरा सरफेस ले लिया बी, बोथ आर आइडेंटिकल, और इसको क्रॉस कर रही हैं मान लीजिए 5 लाइंस और इसको क्रॉस कर रही हैं 15 लाइंस। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, तो जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस करेंगी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं फाई से बेटा, फाई इज़ द सिंबल, फाई ई लिख देती हैं कई बार किताबें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, मैग्नेटिक में भी आएगा तो उसको फाई बी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब है, किसी भी सरफेस को जितनी ज़्यादा, अगर मैं बात करूं फाई ए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई बी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई ए की वैल्यू फाई बी से ज़्यादा होगी, क्योंकि ए सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रही हैं और बी को ज़्यादा क्रॉस कर रही हैं। बेसिकली बेटा दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। मैथमेटिकली बेटा क्या होता है, जनरली बात करें तो हम एज यू नो कि हम सिंपल सी बात करते हैं, बहुत सिंपल से तरीके से। एक अगर हम सरफेस ले लें, एक एलिमेंट्री सरफेस ले लें और उसमें छोटा सा सरफेस एरिया ले लें ds। यस, ds सरफेस एरिया ले लें। अब बेटा देखो एक चीज़ होती है एरिया वेक्टर, एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस को, यस किसी भी सरफेस का जो डायरेक्शन होता है बच्चे, वो उसका हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। मतलब अगर जिस स्क्रीन पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस स्क्रीन से आउटवर्ड जो होगा वो उस सरफेस का डायरेक्शन होगा। यस, तो एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज आउटवर्ड टू दैट सरफेस। तो ds की बात कर रहे हैं तो ds का एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा। और मान लीजिए बेटा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन का, इस छोटे सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा d फाई, और ये क्या होता है E डॉट ds। अब ds की डायरेक्शन क्या है, n कैप। n कैप का मतलब किसी भी सरफेस का जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा उसका, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मैथमेटिकली क्या होता है, छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ds ले लिया तो E डॉट ds होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए मतलब इसका सिंपल सा मतलब हो गया ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यस बच्चों, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन। यस बच्चों, दैट इज डी फाई का इंटीग्रेशन। तो वी विल राइट लाइक डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। यस गाइज, एंड फाई इज इक्वल टू लिखते हैं ई डॉट डी एस। यस, ई डॉट डी एस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बच्चों तो ई बाहर आ जाएगा एंड डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस या ए। तो हम लोग इसको, अगर ई कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर ई वेरिएबल है, ई इज गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एनीथिंग, तो हम लोग वहाँ पे ई को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तो खैर बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक सी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन। यस बच्चों, एंड अगर ई कांस्टेंट है तो ई डॉट ए करेंगे। बच्चों यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी पोर्शन है समझना है हमें, एज यू नो सभी लोगों को पता होगा, दैट इज़ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सही बच्चे देखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। यस, गॉस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस। बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे नोट करने की है, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। इन्होंने क्लोज सरफेस के लिए अपना स्टेटमेंट दिया था, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। इन्होंने बोला था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट। यस बच्चों, उन्होंने क्या बोला था? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस बच्चों, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स of closed surface is equal to क्या होता है? is equal to 1/ε0 times of total charge enclosed in that, total charge enclosed in दैट। क्या मतलब है? किसी भी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, अगर मैं किसी भी क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर क्यू चार्ज रखा है, तो इस सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। इस सरफेस का जो टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ total charge enclosed in that. Yes बच्चों, this was the statement given by the Gauss theorem. The total electric flux of a closed surface is equal to 1/ε0 times of total charge enclosed in that. Yes, total charge enclosed in that. अब इस सरफेस के अंदर मैंने Q चार्ज इनक्लोज किया तो इसका फ्लक्स क्या हो गया? Q/ε0। लेट से बेटा अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ और मैं आपको बताऊं कि एक हमारा क्लोज सरफेस है जिसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। वी हैव टेकन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। यस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस का क्या हो जाएगा? दैट इज Q1 + Q2/ε0। तो सिमिलरली बेटा अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। यस बच्चों, अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूँ, मान लीजिए एक सरफेस है जिसके अंदर -Q1 है, +Q2 है, -Q3 है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सी बात है, इसका भी फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा Q2 - Q1 + Q2 अपॉन या Q3। दो माइनस के, अच्छा ये कैसे लिखा? आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। यस, अगर आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा Q2 - Q1 - Q3/ε0। दिस विल बी द total electric flux of a closed surface. This was the statement given by the Gauss. Yes बच्चों, तो गॉस थ्योरम का हम प्रूफ भी देखेंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे। चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट का हम सबसे पहले प्रूफ देखते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल ट्रिक। यस बच्चों, तो हमारे सिलेबस में गॉस थ्योरम का आप देखिए क्या क्या है। गॉस थ्योरम का पूरा प्रूफ हमें करना है एंड इसके एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन आते हैं और हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। तो चलिए बच्चों पहले गॉस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। अगर गॉस थ्योरम का मैं प्रूफ आपको कराऊं तो बहुत सिंपल सी बात है। एक यहाँ पे हम कंसिडरेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज गॉसियन सरफेस। एक कंसिडरेशन करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। लेट्स से बेटा, तो हम सबसे पहले प्रूफ करने जा रहे हैं। बेटा एक बात समझ लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक चार्ज मान लेते हैं Q।
Q से P डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है दैट इज R, यस पॉइंट चार्ज है दैट इज R, और इस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगी, यस अगर इस Q चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, इसमें क्या ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r². दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस Q एट P पॉइंट, यस. तो हमें गॉस थ्योरम लगाने के लिए बच्चों एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है. वी आर गोइंग टू कंसीडर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, यस दैट इज गोइंग टू इनक्लोज दिस चार्ज. तो इस क्योंकि गॉस थ्योरम बेटा हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम क्लोज्ड गॉसियन सरफेस मानते हैं. क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं. यस गाइज, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों ये तो हो गई बेसिक जानकारी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. अब हम इसको प्रूफ करेंगे. कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए. हमें प्रूफ करना है कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0. यस चलिए बेटा मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ. आपको फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है सर, हाँ फ्लक्स का फॉर्मूला हमको मालूम है E.ds. यस बच्चों E.ds, और एक क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है. जी हाँ, अभी हमें इसको Q/ε0 प्रूव करना है. कोई बात नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे फाई रखते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वी विल सी लाइक कि E.ds. अब E.ds को हम लिखेंगे EDS cos 0 डिग्री. अब थीटा 0 कैसे हो गया मैं आपको बता दूं. यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इस P पॉइंट पे एक एलिमेंट्री पोर्शन मानेंगे तो DS की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड जा रही होगी. E और DS के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा. तो आपको पता है कि cos 0 कितना हो जाएगा मित्रों, दैट विल बिकम 1 हो जाएगा. यस अगर हम इसको अच्छे से लिखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी, दिस विल बिकम, ये आपका क्या हो जाएगा, EDS cos 0, मतलब E इंटू DS cos 0 1 हो जाएगा. क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं. E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. E की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि बेटा इस सरफेस के लिए हमारा पूरा R कांस्टेंट है. जब R कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो E बाहर आ जाएगा, DS हो जाएगा. यस बच्चों, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा. E की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q/r². DS क्या हो जाएगा, 4πr². 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा. फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, Q/ε0 इज द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस. मेरे प्यारे बच्चों, यस दिस वाज द बेसिक प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. इसकी PDF आपको लिंक पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट थिंग. यस बच्चों, अब हम चलेंगे एप्लीकेशन पे. सारे एप्लीकेशन 1 to all सारे एप्लीकेशन हम गॉस थ्योरम के यहाँ पे सॉल्व करेंगे. चलिए बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द अबव. तो हम एप्लीकेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं मित्रों, तो डोंट यू वरी. एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन इसका क्या है, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. यस दूसरा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर रॉड. तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट. चौथा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेयर. यस बच्चों, तो ये सारे एप्लीकेशन, स्फेयर शायद 2020-21 में से थोड़ा सा सिलेबस शॉर्ट किया गया है, लेकिन हम कर लेंगे इसको. आप लोग देख लेना, अगर इस सिलेबस से एक्सक्लूड है तो लास्ट वाला एप्लीकेशन मत करना आप लोग. चलिए पहला एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. किसके थ्रू करेंगे हम, गॉस थ्योरम को यूज करके. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे ज़रूरी बात आप ध्यान रखना, सारे डेरिवेशन सेम ही चलेंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है, हमें गॉसियन सरफेस माननी पड़ती है. यस अब वो कैसी कैसी होगी मैं आपको बताता रहूँगा. सबसे पहला काम, हमें पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. हम लोग क्या कर लेते हैं, एक प्लस Q चार्ज मान लेते हैं और एक कोई P पॉइंट मान लेते हैं विच इज़ R डिस्टेंस फ्रॉम दिस. यस बच्चों, R डिस्टेंस पे मान लेते हैं और इसको इनक्लोज करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे. जी हाँ बच्चों, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे इनक्लोज करने के लिए. इस पॉइंट को P पॉइंट पे हमें जहाँ पे निकालना है वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस नहीं मानेंगे.
प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे मित्रों। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फॉर अ क्लोज सरफेस दिस इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस, अब वही चीज़ इस सरफेस के लिए अगर मैं डी एस ड्रॉ करूँ तो डी एस की डायरेक्शन ये होगी, एन कैप की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, तो दोनों के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा मित्रों। तो एंगल तो आपका 0 डिग्री हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे हम लोग, ई डी एस, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हेयर, यस मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर अ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस 0 इज अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस बच्चों, अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 आपका 1 होता है, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एस आपका ऐसे ही रहेगा, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस का सरफेस एरिया क्या होगा, डी एस का जो पूरा एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यह आपको पहले ही मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है, दैट वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। बेटा जो गॉस थ्योरम का हमने प्रूव किया था उसका जस्ट रेसिप्रोकल एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने प्रूफ कर दिया। यस, दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। यस बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे, दैट इज ड्यू टू अ इनफाइनाइट रॉड। दूसरा एप्लीकेशन हम बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट लीनियर रॉड या रॉड जैसा भी आपको किताबों में लिखा हो बच्चों। यस, हम लोग एक इनफाइनाइट लीनियर रॉड मान लेते हैं, बहुत लंबी लेंथ है इसकी, इसके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों देखो, जब भी इनफाइनाइट चीज़ें होंगी, इनफाइनाइट देखो 3 तरीकों से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। यस, आई विल गेट बैक टू दिस पॉइंट। आपको एक बात ध्यान रखनी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लेते हैं जब भी कभी भी इनफाइनाइट चीज़ें होंगी तो हम इसका यूज़ करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 तरीके से करेंगे। यस, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी एंड सुपरफिशियल वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी। यस, वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी एलसीडी होता है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एसीडी होता है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वीसीडी होता है आपका जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा होता है आपका डी क्यू बाई डी एल। जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बिकम लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। यस बच्चों, एंड सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए हो जाएगा बच्चों, एंड रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। सिग्मा को हम लोग लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अभी बेटा जनरली हम लोग इनका यूज जब इनफाइनाइट चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम पर यूनिट में ही यूज़ करेंगे। यस, रो जब यूज़ करेंगे, रो होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कूलाम पर इनफाइनाइट रॉड मित्रों। यस, वी आर गोइंग टू कंसीडर एन इनफाइनाइट रॉड। अब इस रॉड के पास हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज या कोई ऐसा भी चार्ज पार्टिकल यस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला हमारा सबसे पहला स्टेप है, एज यू नो, लाइक हमें एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। अब उस गॉसियन सरफेस को क्लोज करते हैं हम लोग। यस बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि ये गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर रहा है। यस, एंड गॉसियन सरफेस, जस्ट अ सेकेंड, यस गाइज, हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। तो एक चार्ज को मतलब एक लीनियर चार्ज को जो इनक्लोज करेगा गॉसियन सरफेस, वो जनरली एक हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। यस बच्चों, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा बेसिकली। तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंडर में 2 तरह के सरफेसेस होते हैं। एक होता है उसका कर्व्ड पोर्शन। यस, दिस इज योर कर्व्ड पोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ बच्चों। इसके 2 पोर्शन होंगे, एक होगा हमारा कर्व्ड पोर्शन और दूसरा पोर्शन हमारा जो होगा वो होगा प्लेन पोर्शन। मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। तो एज यू नो, गॉस थ्योरम हमने अभी डिस्कस किया कि फॉर द क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस बच्चों, फॉर द क्लोज सरफेस, अगर हम एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो सरफेसेस होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। तो हम यहाँ पे
प्लेन के लिए और कर्व्ड के लिए अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम प्लेन के लिए बात करते हैं बच्चों। फॉर प्लेन सरफेस, यस ध्यान से देखेंगे सभी लोग। फॉर प्लेन, इसकी डेरिवेशन बेटा एग्जाम में बहुत बार आती है, तो आप लोग अलर्ट रहेंगे और समझेंगे मेरी बात को। अगर हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं इन जनरल, यस बच्चों, अगर हम प्लेन सरफेस के लिए इन जनरल बात करते हैं, तो प्लेन सरफेस के लिए आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इन जनरल ये होगी। प्लेन सरफेस पे अगर आप एलिमेंट्री पोर्शन मानेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इधर की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप प्लेन सरफेस के लिए आप लगाएंगे भी ई डॉट डी एस, मतलब ई डी एस कॉस 90, यस ई डी एस कॉस 90, तो ये कॉस 90 जो होता है जीरो हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही प्लेन सरफेस के लिए जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स फॉर, मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं रहेगा बेटा, उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेंगी। तो फ्लक्स फॉर प्लेन सरफेस, यस बच्चों, प्लेन सरफेस के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा मित्रों वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल ही नहीं है। तो सारी पिक्चर में यहाँ पे जो रोल आएगा वो कर्व्ड सरफेस के लिए आएगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों कर्व्ड सरफेस के लिए। फॉर कर्व्ड सरफेस, यस गाइज, अब कर्व्ड सरफेस के लिए अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, वो इस फिर से हम फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर पे एक एलिमेंट्री पोर्शन मान लेते हैं डी एस, एंड डी एस के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये है, और डी एस का जो एरिया का वेक्टर होगा एन कैप वो भी इधर होगा। तो डी एस और एन के इलेक्ट्रिक फील्ड और एन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इधर जा रही है और एन भी इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल आप देखें ध्यान से, यस बच्चों, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। याद रखेंगे प्लेन सरफेस के लिए थीटा 90, इसलिए कोई फ्लक्स नहीं होगा। कर्व सरफेस के लिए थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। यस गाइज, वी आर गोइंग टू अप्लाई गॉस थ्योरम ओवर हियर, दैट इज ई डी एस, यस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस का मतलब हो गया बच्चों ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई कांस्टेंट है, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा, डी एस एलिमेंट्री पोर्शन है, यस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मित्रों अगर आप ध्यान से समझे मेरी बात को, तो यहाँ पे डी एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ अ कर्व्ड पोर्शन। अगर आप सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये आता है 2 पाई आर एल। एच हाइट होती है, यहाँ पे हम इसकी लेंथ जो मान लेते हैं बच्चों, एल लेंथ का सिलेंडर मान लेते हैं। यस, वी आर गोइंग टू कंसीडर एल लेंथ। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ आपको। दैट विल बिकम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस बच्चों, तो आपका ई कितना आ जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब कुछ हम अपॉन में ले आए हैं, क्यू बाई एल इंटू आर। क्यू बाई एल क्या होता है, लैम्डा होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अब क्या करते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ई आपका कितना हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट रॉड। यहाँ पे मित्रों ध्यान रखेंगे कि लैम्डा जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली योर लैम्डा इज। ऐसा यूनिट में आपको बता ही चुका हूँ एज पर प्रीवियस थिंग। यस बच्चों, दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन। हम फटाफट अपने तीसरे एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन आप सभी को पता है, थर्ड एप्लीकेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड एप्लीकेशन है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। यस, दीज ऑल डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यस बच्चों, मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, इसलिए चीज़ों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आपका जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो रिवाइज कर सकते हैं, जो बच्चे पहली बार देखेंगे वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके इसके लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप प्रॉपरली अच्छे से बोर्ड के लिए अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। यस गाइस, चलिए इनफाइनाइट शीट के लिए हम बात करेंगे। अब इनफाइनाइट शीट के लिए हम लोग जनरली क्या मान के चलेंगे बच्चों, यस वी आर गोइंग टू कंसीडर एन इनफाइनाइट शीट लाइक दैट। यस, हम लोग एक इनफाइनाइट शीट मान लेंगे बच्चों। जस्ट अ सेकेंड, यस दिस इज एन इनफाइनाइट शीट। ये हमारी एक इनफाइनाइट शीट है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। यस बच्चों, अब इसको इनक्लोज करने के लिए फिर से हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। यस, इनफाइनाइट है तो इसको इनक्लोज करने के लिए हम सिंपल सी बात है, गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं। यस, एक सिलेंडर है
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो दोनों तरफ ऐसे हमारा, तो हमारा एक इनफाइनाइट, इसकी बेटा कंसीडरेशन जरूर लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको वर्ड्स में लिखनी है। वी आर गोइंग टू कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यस गाइज, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसका एरिया ए है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिलेंडर है एज पर प्रीवियस थिंग, अगर सिलेंडर है तो इसके भी दो होंगे, एक प्लेन सरफेस होगा यहाँ पे और कर्व सरफेस होगा यहाँ पे, और प्लेन सरफेस यहाँ पे होगा। इस केस में सॉरी इस केस का मतलब शीट के केस में जो ds की डायरेक्शन होगी वो आपकी ये हो जाएगी, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इधर की तरफ ही होगा, तो E और ds के बीच में जो यहाँ पे एंगल होगा मित्रों, दैट विल बिकम 90 डिग्री। तो इस केस में अगर मैं फॉर कर्व सरफेस मान के चलूँ, ध्यान से देखेंगे इसमें थोड़ा सा उल्टा है केस, फॉर कर्व्ड सरफेस, अगर बेटा मैं यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए मान के चलता हूँ, तो कर्व सरफेस के लिए एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज 90 डिग्री। अगर आप फ्लक्स निकालेंगे भी E डॉट डी एस, दैट इज E डी एस कॉस 90, यस, अगर मैं इसके लिए फ्लक्स निकालूंगा किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, तो हो जाएगा E डी एस कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है मित्रों, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, फॉर द प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, यस बच्चों, अगर आप मेरी बात ध्यान से देखें तो प्लेन सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं जनरली, तो प्लेन सरफेस में E की डायरेक्शन ये हो जाएगी, A की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो अब हम प्लेन सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे। यस बच्चों, प्लेन सरफेस के लिए E डॉट डी एस, यस, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, E डी एस एंगल की बात करते हैं हम लोग, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज 0 डिग्री इन दिस केस। यस बच्चों, थीटा इज 0 डिग्री इन दिस केस, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों E डी एस, E कॉन्स्टेंट है, डी एस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए हम लोग ले रहे हैं, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, इधर का भी सरफेस एरिया A है, इधर का भी सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ds कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 2a, कितना हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू 2a इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों E इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, Q बाई a क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, एरियल चार्ज डेंसिटी, यस, या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर। यस बच्चों, फॉर सेशन 2021 मतलब 2020-21 के लिए बात करते हैं, अगर इस सेशन के लिए बच्चों हमारा यूनिफॉर्म स्फेयर का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दैट थिंग। चलिए बच्चों, थैंक